हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के संक्षिप्त इतिहास के विषय में चल रही हमारी इस चर्चा में अब हम सोक्रेटिस तक आए और अब आगे सुकरात दर्शन को प्रकृति विज्ञान से मानव विज्ञान की ओर लाते हैं और अत्यधिक प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में उभर कर आते हैं। सुकरात अत्यंत सादगी से रहते तथा चिंतन प्रवृत्ति में खोए रहते और जिज्ञासुओं एवं सत्य के खोजियों के साथ बीच बाजार सत्संग करते। उस वक्त एथेंस का अगोरा ही दर्शन के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गया था। भावात्मक रूप से फिलोसॉफी के साथ जुड़ जाने पर एथेंस हमारा काबा काशी बन जाता है, लेकिन बुद्धि से देखने पर हमें हमारे मन के नगर के रूप में ही एथेंस दिखती है। सुकरात अर्थात सोक्रेटिस के बाद आते हैं उनके शिष्य अफलातून अर्थात प्लेटो, जिन्होंने दर्शन का विद्यालय एकेडमी की स्थापना की। और उनके बाद आते हैं महान अरस्तु अर्थात एरिस्टोटल। उनकी बात करने से पूर्व हम सोक्रेटिस के प्रभाव में पैदा हुए अन्य विचारों तथा विचारकों की दृष्टि को समझते हैं। सोक्रेटिस के विचारों से प्रेरित होकर मुख्य तीन विचार पंथ अस्तित्व में आए। एक है सिरेनिकवाद, दूसरा सिनिकवाद तथा तीसरा है मैगेरा विचार संप्रदाय। सिरेनिकवाद के प्रवर्तक थे अरिस्टिपस, जो सोफिस्टों से प्रभावित थे। उनका दर्शन वैसे तो सुखवादी है, लेकिन उनकी सुख की व्याख्या सोक्रेटिस के विचारों से प्रेरित है। वे मनुष्य के जीवन के हेतु के रूप में तो सुख को ही देखते हैं, लेकिन सुख वे उच्च सद्गुणों से युक्त जीवन को कहते हैं। नैतिकता का विचार करते हैं। ऐन्द्रिक सुख नहीं वरन आंतरिक सुख की बात इसमें आती है। आगे जाके इस पंथ के अनुयायियों ने एरिस्टिपस की उन बातों को नजरअंदाज करते हुए सभी प्रकार के सुखों में कोई भेद ना मानकर सुख को ही जीवन का हेतु सिद्ध कर दिया। हेगेसियस नामक एक विचारक ने इस वाद की आलोचना करते हुए इन्हें पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया और कहा कि जीवन का हेतु सुख नहीं हो सकता। सुख से ज्यादा तो जीवन में दुख ही होता है। सुख की कामना अनंत है और वो प्यास कभी ना बुझने वाली है। मनुष्य के लिए यह बेहतर होगा कि वो सुख की जगह नैतिकता को अहमियत दे। मसलन इस विचारक ने सिरेनिकवादियों को पुनः सुकराती चिंतन को समझने की सलाह दी। सुकरात के एक अन्य शिष्य एंटिस्थेनिस हुए, जिन्होंने सिनिकवाद का प्रवर्तन किया। सिनिक संप्रदाय सुखवाद की आलोचना की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसमें सुख की निंदा की गई है और नैतिकता की चरम सीमा की बात की गई है। इसमें अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के चिंतन का एक विचित्र मेल किया गया है। एक और सिनिक्स सोफिस्ट से प्रभावित है, जिन्होंने व्यक्तिवाद की बात की, और दूसरी ओर यह प्रकृति की ओर जाने की आध्यात्मिक बात करते दिखाई पड़ते हैं। सुकराती सोच सद्गुण के लिए यह उनका नारा था और प्राकृतिक धार्मिक जीवन तथा व्यक्तिगतवाद का यह एक मिश्रण था। सिरेनिक सुखवादी थे तो सिनिक सुख को अनिष्ट मानते थे।
सोक्रेटिस के बाद अत्यधिक प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में प्लेटो का नाम आता है। जैसे कि हमने पहले समझा, बुद्ध, कृष्णमूर्ति और सुकरात की बातों में ऐक्य दिखाई पड़ता है। यहाँ प्लेटो में भी बुद्ध विचार दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो जैसे कि अपने सभी पूर्ववर्ती दार्शनिकों एवं विचार संप्रदायों के सार के रूप में प्रकट होते हैं। उन प्राचीन मतों के अतिवादों से मुक्त कर प्लेटो जैसे कि हमारे सम्मुख मध्यम मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। प्लेटो में हमें पूरा ग्रीक दर्शन नजर आता है। वे पार्मेनिडिस के शाश्वत सत्य के सिद्धांत को भी साथ लेकर चलते हैं और उससे विपरीत हेराक्लाइट्स के अनित्यवाद का भी समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं। सिरेनिकवाद और सिनिकवाद का प्लेटो के दर्शन में आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण किया गया है तथा सुख को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हुए भी प्लेटो संयम को भी अहमियत देते दिखाई पड़ते हैं। सुकरात की भांति नीति शास्त्रीय एवं सद्गुण महिमा के चिंतन में प्लेटो गहन तथ्य प्रस्तुत करते हैं। सद्गुण को महत्व देते हुए प्लेटो मनुष्य के 3 मुख्य सद्गुण बताते हैं: विवेक, संयम और साहस। प्लेटो के अनुसार विवेक मनुष्य को योग्य तथा उचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। संयम मनुष्य को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहयोग करता है तथा साहस मनुष्य को विवेकपूर्ण उचित कार्यों को करने की प्रेरणा बनता है। इन 3 मुख्य सद्गुणों के मूल स्रोत के रूप में प्लेटो न्याय की बात करते हैं। न्याय को प्लेटो श्रेष्ठतम सद्गुण के रूप में परिभाषित करते हैं। न्याय का विचार, न्याय रूपी सद्गुण मनुष्य का आभूषण है तथा यह व्यक्तित्व को नियमित करता है तथा एक उत्तम व्यक्ति के रूप में मनुष्य को निखारता है। समर्थ व्यक्ति का चित्त न्याय युक्त होता है, जबकि असमर्थता अन्यायपूर्ण चित्त की प्रेरणा बनता है। न्याय की अहमियत प्लेटो के दर्शन का केंद्रवर्ती विचार रहा है। वैसे तो प्लेटो पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनके फिलोसोफर किंग अर्थात दार्शनिक सम्राट के विचार के ऊपर, उनके यूटोपियन ख्याल मेरिटोक्रेसी पर, उनके रिपब्लिक पर, उनके द्वारा लिखित सुकरात के संवाद पर तथा अन्य अनेक विषयों पर। शायद हम इन सब मुद्दों पर आगे बात करें, लेकिन यहाँ संक्षिप्त सारांश के रूप में इतना कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से एक आदर्शवादी, आध्यात्मिक, नैतिकतावादी दर्शन है। सोक्रेटिस का ही एक विस्तार हमें प्लेटो में दिखाई पड़ता है। समझने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एरिस्टोटल व्यवहारिक दर्शन के पिता है, तो प्लेटो आदर्शवाद की चरम सीमा। सिरेनिक तथा सिनिकवादों के उपरांत सुकराती चिंतन तथा उससे पूर्व हुए विचार में सभी दार्शनिकों के सामने जो अहम समस्या दिखती है वो यह थी कि जगत को सत्य माना जाए या इसे भ्रम माना जाए। इंद्रजाल, मायाजाल, मैट्रिक्स या इल्यूजन। सवाल अब भी खड़ा था कि यह लौकिक जीवन उत्तम है या पारलौकिक। इन प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास के रूप में प्लेटो का दर्शन आकार लेता है। प्लेटो के उत्तर, जैसा कि हमने कहा, एक समन्वयात्मक, एक मध्यम मार्गीय समाधानों से युक्त है। प्लेटो की इस सोच को प्रत्ययवाद कहा जाता है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह जगत को भ्रामक या मिथ्या नहीं माना,
बल्कि उन्होंने इसे अर्ध सत्य के रूप में देखा। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह शंकराचार्य की तरह नहीं है, लेकिन रामानुजाचार्य की तरह है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि दर्शन शास्त्र भी मिथ्या का अर्थ अस्तित्वहीन नहीं, लेकिन निरर्थक के रूप में लेते दिखाई पड़ते हैं। प्रत्ययवाद के अंतर्गत प्लेटो कहते हैं कि दृश्य जगत वस्तुतः प्रत्ययों छाया है। वैदिक दर्शन में जैसे प्रत्येक भूत पदार्थ के पीछे उसमें निहित अलौकिक शक्ति की मान्यता देखी जाती है, वैसा ही यहाँ भी है। जल एक भौतिक पदार्थ है, लेकिन तात्विक रूप से जल में जो मूल जलत्व है, जो जल तत्व है, वह वरुण है। दिखाई पड़ने वाले अग्नि पदार्थ में उष्णता उसका मूल तत्व है, जो अदृश्य है। दिखाई पड़ने वाला चंद्र और उसके भीतर का देवता चंद्र, स्पर्श से अनुभूत हवाएं और उसके भीतर निहित वायुदेव, इस प्रकार प्रत्यय और छाया के इस विचार को हम समझ सकते हैं। तो एक तो भौतिक पदार्थ है और दूसरा उसमें निहित आदि भौतिक या अधिदेव शक्ति। प्लेटो कहते हैं मनुष्य छाया है और मनुष्यत्व प्रत्यय है। मनुष्य दिखाई पड़ता है, लेकिन मनुष्यता दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है। फिर भी मुख्य मनुष्यता ही है। मनुष्य गौण है, भले ही वो ठोस हो। मनुष्यता ही ना रहेगी तो काहे का मनुष्य। प्लेटो कहते हैं कि यह जो प्रत्यय है वो सभी वस्तुओं में उपस्थित ऐसा उनका सामान्य गुण है। मसलन इस दृश्य जगत में जो भी वस्तु दृश्यमान है वो सब प्रत्ययों की छाया मात्र है। छाया को जानना स्वाभाविक है, लेकिन उनके मूल तत्व को देख पाना, इन प्रत्ययों का बोध होना ही वास्तविक ज्ञान है। प्रत्यय को प्लेटो अपरिवर्तनशील मानते हैं। परिवर्तनशील छायाओं को देखने के लिए इंद्रियां पर्याप्त है, लेकिन उसके प्रत्याय रूप अस्तित्व को जानने के लिए बुद्धि तथा तर्क की आवश्यकता पड़ती है। प्लेटो इसे एक और एंगल के साथ जोड़कर कहते हैं कि प्रत्यय का बोध आनंदपूर्ण है तथा छाया बोध सिर्फ सुखकर प्रतीत होता है। छायाओं में क्षणिक सुख दुख निहित है तथा प्रत्यय में शाश्वत आनंद सन्निहित है। सुख और आनंद की प्लेटो की व्याख्या भिन्न है। फिर यहाँ उपनिषद आ जाते हैं, परम तत्व आ जाता है, एक सत्य आ जाता है। प्लेटो छाया को इंद्रियों द्वारा तथा प्रत्यय को बुद्धि द्वारा जानने का विषय मानते हैं। प्रत्यय बोध या यह परम ज्ञान जो कि अविचल है, उसे प्लेटो ईश्वर मानते हैं और उसे सौंदर्य के साथ भी जोड़ते हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व तथा उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुए थे। वैसे उनका जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजिना नामक द्वीप में हुआ था। उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो ने सुकरात का शिष्यत्व ग्रहण किया तथा जीवन भर उनके शिष्य बने रहे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उन्होंने मैगोरा, मिस्र, साइरेन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर एकेडमी की स्थापना की।
प्लेटो अंत तक इस अकादमी के प्रधान आचार्य बने रहे। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाले दार्शनिक के रूप में प्लेटो को याद किया जाता है। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों के विचार का अध्ययन कर सभी में से उत्तम विचारों का पर्याप्त संचय किया। उदाहरण के तौर पर माइलेशियन का द्रव्य, पाइथागोरस का स्वरूप, हेरेक्लाइट्स का परिणाम, पार्मेनिडिस का परम सत्य, ज़ेनो का द्वंद्वात्मक तर्क तथा सुकरात के प्रत्ययवाद आदि उसके दर्शन के प्रमुख स्रोत थे। अंत में प्लाटो या अफलातून के नाम से प्रसिद्ध इस महान दार्शनिक का नाम लेते ही जो फिलोसोफर किंग का आइडिया हमारे दिलो दिमाग में उभर कर आता है, उसे संक्षेप में समझते हुए हम इस विषय का समापन करते हैं। दार्शनिक शासक कैसा होता है? प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य के शासन की बागडोर एक विवेकी, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। प्लेटो ने ऐसे सद्गुणी व्यक्ति को दार्शनिक शासक का नाम दिया है। प्लेटो का दार्शनिक शासक विवेक की साक्षात प्रतिमूर्ति है। वह कानून से ऊपर है। उसका प्रमुख कर्तव्य सैनिक व उत्पादक वर्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। दार्शनिक शासक ही समाज में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करता है। वह राज्य को आंगिक एकता प्रदान करता है। प्लेटो का दावा है कि शासक वर्ग न तो स्वेच्छाचारी हो सकता है और ना ही अत्याचारी। ग्रातियांस्की के अनुसार प्लेटो की न्याय व्यवस्था में राज्य दार्शनिकों के लिए न होकर दार्शनिक राज्य के लिए होते हैं। प्लेटो का दार्शनिक शासक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। और अंत में आप सभी दर्शक मित्रों को विनम्र अनुरोध है कि दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में सहयोग करने हेतु हमारे इस चैनल अस्तित्व दर्शन पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।